हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पवार फ्रॉम पावर विद इन साइकोलॉजी। और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर पीएचडी इन साइकोलॉजी, जो कि 2023 में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए कंडक्ट कराने जा रही है। पिछले कुछ सालों से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने लगभग सारे एग्जाम्स को अपने अंडर ले लिया है और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक फॉर्मेट और स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी सहायता इन एग्जाम्स के थ्रू एनटीए प्रोवाइड कर रहा है। एक सिंगल एग्जाम्स पूरे के पूरे सेगमेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज के लिए आपको देना होगा। इस बार क्योंकि फर्स्ट टाइम पीएचडी के एग्जाम के लिए ऐसा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम किया जा रहा है, तो इस बार केवल 4 यूनिवर्सिटीज ही हैं, जिसमें आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आपकी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। ये 4 यूनिवर्सिटीज के लिए एक सिंगल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है। दूसरी खास चीज कि कुछ लोग इस बारे में कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या पीएचडी के जो एडमिशन प्रोसेस है वो अभी भी खुला हुआ है या बंद हो गया है, क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के अगर पेजेस पे आप जाओगे तो प्रोसेस आपको बंद मिलेगा या उनके पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन आपको नहीं मिलेगी। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब यूनिवर्सिटीज़ ने अपने एडमिशन प्रोसेस की शुरुआत कर दी थी, तब तक ऐसे कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की जानकारी या डिटेल्स हम लोगों के पास नहीं थी। तो इस बार पूरा का पूरा पीएचडी का एग्जाम आपका 2 फेजेस के अंदर हो रहा है। फेज 1 डायरेक्ट एडमिशंस, फेज 2 एंट्रेंस एग्जाम्स। जो फेज 1 डायरेक्ट एडमिशन है वो अभी चल रहा है। कुछ जगहों पे फॉर्म ऑलमोस्ट भरे जा चुके हैं, कुछ जगहों पे इंटरव्यूज चालू हो चुके हैं। और जो फेज 1 है जिसमें ज़्यादातर 50% ऑफ द सीट्स रिजर्व्ड होती हैं फॉर डायरेक्ट एडमिशन, जिसमें आपके पास अगर आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है या फिर आपके पास में मान लीजिए एमफिल है या फिर कोई टीचर्स फेलोशिप है, गेट का एग्ज़ाम आपने दिया हुआ है, इस तरीके के जो यूनिवर्सिटी के अपने क्राइटेरियाज है डायरेक्ट एडमिशन के लिए, तो आपको एग्ज़ाम स्किप करके आप डायरेक्टली इंटरव्यू में अपीयर कर सकते हैं, ताकि आपको सिर्फ इंटरव्यू प्लस प्रेजेंटेशन अपनी देनी है। इसी चीज़ को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है एक पहली वीडियो के अंदर। तो आप अगर पूरे प्रोसेस को डिटेल में जानना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे बनानी चाहिए, क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, इन सारी की सारी चीज़ों पे एक डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस एग्ज़ाम के बारे में और डिटेल्स जानते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि जैसा हम जानते हैं कि जो आपका एडमिशन प्रोसेस है फेज़ 2 का, वो अभी शुरू नहीं हुआ है, यानी कि फेज़ 2 के फॉर्म्स अभी चालू हैं। तो आप एनटीए के पोर्टल पे जा सकते हैं, जिस पोर्टल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल देंगे। उस पोर्टल पे जाके आप अभी 15 तारीख तक इस फॉर्म को भर सकते हैं और फॉर्म भरने के बाद में आपको कुछ समय बाद एंट्रेंस एग्जाम्स की डिटेल्स दी जाएंगी कि कब कराया जाएगा, कहाँ कराया जाएगा, और ये आपका कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। तो कुछ एग्जाम की डिटेल्स पहले हम जान लेते हैं। तो सबसे सिंपल चीज़ कि ये आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 100 क्वेश्चंस आएंगे आपके। 100 क्वेश्चंस आपके 2 सिलेबस में बटे हुए हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे और इसमें आपका मेजरली रिसर्च मेथडोलॉजी का सिलेबस होगा। तो इसमें रिसर्च, आपका स्टैट्स, टेस्टिंग, ये वाले पार्ट्स इसके अंदर कवर्ड होंगे। प्लस पार्ट बी में और 50 क्वेश्चंस होंगे, जिन 50 क्वेश्चंस में आपका पेपर 2 साइकोलॉजी का नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा सिलेबस आपका पार्ट 2 और 50 क्वेश्चंस के लिए है। तो ऐसे में इनकी प्रिपरेशन बेहतर तरीके से करने के लिए अगर हम बुक्स की बातचीत करते हैं तो इसके लिए सबसे बढ़िया वो कंटेंट रहेगा जो नेट जेआरएफ का कंटेंट है, जिसके लिए आपको पावर विद इन साइकोलॉजी की ये किताब यूजीसी नेट जेआरएफ की, जो आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर चेक कर सकते हैं, इस बुक को आप ले सकते हैं। इस बुक के अंदर आपका पूरा सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको कवर्ड मिलेगा फॉर पेपर 2 साइकोलॉजी। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि जो आपका पार्ट बी 50 क्वेश्चंस है वो आपके मजबूत हो जाएंगे इस किताब से। अब सवाल ये आता है कि जो दूसरा पार्ट है 50 क्वेश्चंस का रिसर्च मेथडोलॉजी के लिए, क्योंकि ये एक पीएचडी लेवल एंट्रेंस एग्जाम की बात है, ये एक पीएचडी लेवल एंट्रेंस एग्जाम की बात है,
तो इस पीएचडी लेवल एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो इसके लिए सबसे पहले तो जो बुक आपको मैंने अभी बताई थी पावर विद इन की तरफ से यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 2 साइकोलॉजी की, तो इस बुक के अंदर आपका रिसर्च, टेस्टिंग, ये दोनों यूनिट्स कवर्ड है, काफी डिटेल में, काफी अच्छे से कवर्ड है। प्लस आपको एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट मिलेगा रिसर्च का, जिसमें बहुत ही ज्यादा क्वालिटी क्वेश्चंस होंगे, जो आपके एडवांस लेवल क्वेश्चंस और आपके बेस कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है। दूसरा, क्योंकि रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आपको दो चीजों की ध्यान रखनी पड़ेगी कि एनटीए में आपको रिसर्च में जब हम बात करते हैं तो आपका क्वांटिटेटिव और क्वाल, एक्चुअली जब डीयू का खुद का एग्जाम होता था तो क्वालिटेटिव पर बहुत ज्यादा फोकस होता था और बहुत डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जाते थे, जिसकी वजह से नॉन डीयू स्टूडेंट्स को काफी चैलेंज आता था एग्जाम्स में, क्योंकि डीयू में क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी काफी डिटेल में पढ़ाई जाती है। तो यूजुअली जो कंटेंट आपका डिपार्टमेंट्स में पढ़ाया जाता है, ज़्यादातर उन्हीं कंटेंट्स पे आपके उस यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस भी आते ही आते हैं। सेम चीज़ हमें पीजी में देखने को मिलती है, सेम चीज़ हमें पीएचडी में देखने को मिलती है ऑल ओवर इंडिया। तो ऐसे में हम लोग हमेशा यही रिकमेंड करते थे कि आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी का सिलेबस, मास्टर्स का और पीएचडी के कोर्स वर्क का सिलेबस आप एक बार देख के आइए और आपको पता चलेगा। सेम चीज, क्योंकि आप पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रही हैं, तो एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोर्स वर्क का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसमें एक डीयू का डाउनलोड कर लीजिएगा, एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का डाउनलोड कर लीजिएगा। दोनों के कोर्स वर्क में ये देखिए कि क्या क्या टॉपिक पढ़ाए जाते हैं और वो सारे के सारे टॉपिक्स की आप अलग से तैयारी करिए। जैसे डीयू के टॉपिक्स में आपको नैरेटिव एनालिसिस, आपको फिनोमिनोलॉजी, आपको मिक्स्ड मेथड रिसर्च डिजाइंस, ये सारी की सारी चीजें देखने को मिलती हैं उनके कोर्स वर्क के सिलेबस में, जो कि ओपनली वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाता है। तो आप उनके कोर्स वर्क के सिलेबस का इंफॉर्मेशन बुलेटिन डीयू का भी डाउनलोड करें, बीएचयू का भी डाउनलोड करें और उनका जितना भी सिलेबस है उसको भी आप इसमें प्रिपेयर करें। ये बहुत जरूरी पार्ट है। तो उसके बाद में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पर स्पेशल फोकस डालें। क्वांटिटेटिव के अंदर आपको यह पता होना चाहिए कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड है वो क्या है, दूसरा क्यों है, तीसरा कैसे उसको अप्लाई करा जाता है, चौथा क्या उसके बारे में स्पेशल चीज है, पांचवा ये ही क्यों और दूसरा क्यों नहीं। तो अगर मान लीजिए हम फैक्टर एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि फैक्टर एनालिसिस क्यों लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, उसके बारे में कुछ स्पेशल चीजें अगर जानने की हो, और फैक्टर एनालिसिस क्यों लगाया जा रहा है, टी टेस्ट क्यों नहीं लगाया जा रहा, एनोवा क्यों नहीं लगाया जा रहा, ये सारी की सारी चीजों की जानकारी आपकी थ्योरेटिकली क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने को नहीं आते हैं कि आपको क्वेश्चन दे देंगे और आप फॉर्मूला लगाइए, लेकिन जब भी हम सॉल्व करने की बातचीत करते हैं तो आपको मीन मीडियन मोड, आपको बेसिकली मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ये दोनों के दोनों आपके जो टॉपिक्स हैं इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। चाहे क्वेश्चन आए मतलब इस तरीके का जिसके अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूमेरिकल दिया हुआ है, लेकिन आपको आना चाहिए, क्योंकि वो चीज आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और स्टैट्स के साथ में एक रिलेशनशिप दिखाता है। आप जब तक कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स या फॉर्मूलेज आपको नहीं याद होंगे तब तक आपकी पकड़ स्टैट्स पे या आपका डर स्टैट्स के साथ नहीं खत्म होगा। तो ऐसे में आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, दोनों के आपको सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने हैं। दूसरा, जो आपके कुछ सिस्टम्स हैं जैसे आपका अनोवा हो गया, जैसे आपका रिग्रेशन एनालिसिस हो गया, जैसे इन दोनों की खासकर टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए कि इनके फॉर्मूलाज क्या हैं और इनके फॉर्मूला में जब हम सैंपल पे लगाते हैं और पॉपुलेशन पे लगाते हैं तो कोई डिफरेंस आता है या नहीं आता, इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके साथ साथ में आपको ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक क्या होता है, क्या डिफरेंस होते हैं, किस पैरामेट्रिक के लिए क्या पैरेलल नॉन पैरामेट्रिक लगता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स का एक्सपोजर होना चाहिए। जिस चीज़ में सपोर्ट करने के लिए पावर विद इन साइकोलॉजी ने इस बार फर्स्ट टाइम पीएचडी इन साइकोलॉजी के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स का एक स्पेशल कोर्स क्रिएट करा है, जिस कोर्स के थ्रू हम लोग आपको रिसर्च, स्टैट्स, टेस्टिंग, इन सब की तैयारी कराएंगे। ये कोर्स सितंबर के लास्ट वीक में शुरू होगा और काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक टू द पॉइंट आपका कोर्स रहेगा। बेसिक से एडवांस लेवल तक सब कुछ आपका हम कवर कराएंगे।
तो ये एक स्पेशल चीज इस बार हम लोगों ने शुरू करी है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि सिलेबस काफी क्लियर हो चुका है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अब हो जाता है गाइड का। अदर देन दैट एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस पे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, कौन से एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस होते हैं, कौन सा किस सिचुएशन में लगता है, ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। क्वालिटेटिव क्या है, क्यों है, उसका कोर एसेंस क्या है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। रिफ्लेक्शन क्या होता है, सेल्फ ब्रैकेटिंग क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें आपको अंदाजा होना चाहिए। तो प्लस इस तरीके के जो मेथड्स हैं आपके क्वालिटेटिव के, वो सारे मेथड्स की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो वो सारी की सारी चीजें आपको एग्जाम में मदद करेंगी। तो रिसर्च में जनरल रिसर्च क्या होती है, किस तरीके के गोल्स होते हैं रिसर्च के, हाइपोथेसिस क्या होती है, सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग मेथड्स क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ों की जनरल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। और बाद में स्टैटिस्टिकल मेथड्स क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों की आपको डिटेल्ड जानकारी होनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इस एग्जाम के लिए डिटेल में प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको कोई चैलेंज आता है तो आप पावर विदिन से कनेक्ट करिए। हमसे कनेक्ट करने के लिए आपको सिंपल जो हम लोगों का नंबर है 8013666663, उस पर आप कॉल कर सकते हैं और हम लोग आपको जो भी गाइडेंस दे पाएंगे। एक्चुअली पिछले कुछ टाइम से हम लोग बच्चों को करियर गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हैं, तो हम लोगों का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पेड करियर गाइडेंस सेशंस होते हैं जिसके अंदर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और आपको प्रेजेंटेशन में जो मदद चाहिए, आपको इंटरव्यू में जो मदद चाहिए, वो मदद के लिए हम लोग आपकी पूरी तरह से आपको सपोर्ट एक्सटेंड करते हैं। तो प्रेजेंटेशन आप अपनी दिखा सकते हैं, प्रेजेंटेशन में क्या चेंजेस होने चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन हम सुनेंगे, उस पर अपना फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए आप सीधे पावर विदिन को कनेक्ट कर सकते हैं 8013666663। तो आप उनसे सीधे कह सकते हैं कि मुझे पेड करियर गाइडेंस सेशन के बारे में आपके जानना है, तो वो जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं और हम जिस तरीके से भी आपकी मदद कर पाएंगे हम आपकी मदद पूरी करेंगे। तो ये नंबर है, ये हमारी डिटेल्स हैं कनेक्ट करने के लिए। अब आगे आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के अराउंड कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है। वैसे हम लोगों ने जनरली बातचीत कर ली थी कि आपकी 15 तारीख तक अभी एक्सटेंडेड है, पहले फॉर्म्स बंद हो चुके थे, लेकिन क्योंकि एनटीए करा रहा है तो उन्होंने डेट का एक्सटेंशन दिया है अभी 15 तारीख का। दोबारा एक्सटेंशन होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन अभी 15 तारीख का है। तो आपको एक्सटेंशन का ध्यान में रखते हुए 15 तारीख तक फॉर्म भर देना चाहिए। कोशिश करें 14 की रात तक ही आप पूरे के पूरे फॉर्म की डिटेल्स भर दें। दूसरा, एग्जाम कब कंडक्ट होगा, तो अगर आपका सितंबर एग्जाम के कंडक्शन में जा रहा है, अभी यूनिवर्सिटीज़ आपके फेज़ 1 में लगी हुई है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम अक्टूबर के लास्ट में कहीं जाके होगा। उसके जस्ट बाद जब एग्जाम होता है, एग्जाम की लिस्ट आती है, तो इंटरव्यूज़ यूजुअली आपके रिजल्ट आने के 1 हफ्ते बाद शेड्यूल होना शुरू हो जाते हैं। आपको जब आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाता है, आप इंटरव्यू में अपीयर कर जाते हैं, तो उसके बाद में आपको एक इंटरव्यू और एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी होती है। इंटरव्यू आपका पैनल के साथ डिस्कशन होता है, आपके प्रपोजल पे, आपके एप्टीट्यूड, आपका इंट्रोडक्शन, आपके बारे में और आपकी रिसर्च के बारे में डिस्कशन होता है। दूसरा, प्रेजेंटेशन के अंदर आप अपने प्रपोजल को पीपीटी फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं और आपके पास में प्रिंटेड फॉर्मेट में भी होना चाहिए ताकि आपका जो पैनल है वो आपसे कनेक्ट कर सके, जान सके पीपीटी से पहले कि क्या क्या चीज़ों के बारे में आप बात कर रही हैं। तो कुछ हैंडआउट्स आप देना चाहें वो भी कर सकते हैं। कितना क्रिएटिवली उस प्रोसेस के लिए आप प्रिपेयर होंगे वो आपके ऊपर है। तो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू प्लस प्रेजेंटेशन होती है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपका एंट्रेंस एग्जाम का होता है। फिर फाइनल लिस्ट आ जाती है। लिस्ट में नाम आने के बाद आप डिपार्टमेंट जाते हैं अपने, और डिपार्टमेंट में जाने के बाद में वो आपको गाइड कर देते हैं कि कैसे कैसे क्या स्ट्रक्चर रहना है। तो ये पूरी की पूरी चीज़ ये है। सिलेबस की बात हो गई, हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात हो गई, बुक्स की बात हो गई। टेस्ट सीरीज चेक करने के लिए आप रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी की टेस्ट सीरीज लेने के लिए या यूजीसी नेट जीआरएफ की टेस्ट सीरीज लेने के लिए आप powerwithinpsychology.com की वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको वेब पोर्टल का एक्सेस मिल जाएगा हमारे, या फिर हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं पावर विद इन साइकोलॉजी की, जिसके अंदर आपको डिटेल टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो आप अपने लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, हर डिवाइस पे बहुत कंफर्टेबल होकर, जैसा ऑफिशियल एनटीए का एग्जाम होता है सीबीटी मोड में, उसी फॉर्मेट में आपके सारी की सारी मॉक टेस्ट सीरीज प्रिपेयर्ड है। तो ये भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी और टिप्स की हम बातचीत करें, जब भी एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है
अगर नेगेटिव मार्किंग है एग्जाम में, तो मैं वो स्ट्रैटेजी बताना चाहूँगा जो मैंने यूज़ करी थी। मेरा जब पीएचडी का एग्जाम था डीयू का, तो एक्चुअली हमारे सिर्फ उस टाइम पे 50 ही क्वेश्चन थे। फर्स्ट टाइम पेपर सीबीटी मोड में हुआ था पीएचडी का, और 50 क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग थी। और ये इतना चैलेंजिंग एग्ज़ाम था उस टाइम पे कि जो हम लोगों का बैच था केवल उसी में ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए थे एंट्रेंस एग्ज़ाम में। अदरवाइज़ उसके बाद में कभी 2 बच्चे एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, कभी एक भी नहीं, कभी 3, इस तरीके से। तो इस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है डीयू के पीएचडी के एग्ज़ाम का, जो एनटीए ही कंडक्ट कराती थी। तो आप लेवल समझ सकते हैं कि एनटीए का ही लेवल आपको अब देखने को मिलेगा, क्योंकि पहला पीएचडी डीयू का एनटीए ही कंडक्ट कराती थी। तो अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करने हैं, और दूसरा आपको 50% का बैरियर तो हर हालत में पूरा करना है। यानी कि 100 क्वेश्चन है इस बार, तो 50 क्वेश्चन तो आपके सही होने ही होने चाहिए। दूसरा, जब हम नेगेटिव मार्किंग देखते हैं तो यूजुअली 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग का मतलब है अगर एक क्वेश्चन आपका करेक्ट होता है तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। एक क्वेश्चन जब गलत होता है तो आपका -0.25 कटते हैं। ये ढांचा रहता है यूजुअली। तो यानी कि अगर आप श्योर हो जाओ कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो आप 4 क्वेश्चन, और आप इस पे श्योर हो कि ये सही है, तो आप 4 गलत क्वेश्चंस पे रिस्क ले सकते हो। यानी कि -0.25 × 4, तब जाके आपका, क्योंकि ये 4 मार्क्स का है तो ये 0.25 का मतलब ये 1 हो जाएगा, -1। तो तब जाके आप 4 क्वेश्चन पे रिस्क ले सकते हो। तो -1 × 4 = -4। तो अगर आप एक क्वेश्चन सही है आपका, तो 4 और क्वेश्चन पे रिस्क लेके आप एक क्वेश्चन को अपने 0 कर सकते हैं। तो इसलिए एक क्वेश्चन को ध्यान रखते हुए हम स्ट्रैटेजी इस तरीके की बनाएं कि अगर हमें डाउट लग रहा है कि क्वेश्चन रिस्क लिया जा सकता है, तो हम बस श्योर हो जाएं कि भाई ये वाला क्वेश्चन हमारे करेक्ट हैं, अभी तक के हमारा 50% से अबव स्कोर बन रहा है। रिस्क लेने के लिए एक क्वेश्चन को दाव पे रख के 4 क्वेश्चन को रिस्क लिया जा सकता है। अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन ठीक हो गया आपका, तो सीधे 4 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। तो इस तरीके से बेनिफिट को थोड़ा सा स्मार्टली प्रिपेयर किया जाता है। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजीज और डिटेल में आपसे आगे आने वाली वीडियोस में बातचीत करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग से किस तरीके से डील करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको मीनिंगफुल लगी हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। दिस इज अमित पवार फ्रॉम पावर विदन। थैंक यू।